नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना की है। बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली है। बैठक में सीएम ने कहा है कि जो भी तीर्थयात्री धाम में पहुंच रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जाए। उन्होंने कहा कि दर्शन करने में किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। और वहीं केदारनाथ हादसे के बाद 10 साल जरूर ये बीत चुके हैं। कई जगहों पर निर्माण कार्य भी हो गया है और रास्ते बन गए हैं, इमारतें भी खड़ी हो गई हैं और हो भी रही हैं। लेकिन हादसे के ठीक बाद 2-3 दिनों के अंदर जो नजारा था वो इतना भयावह था कि 10 सालों में कितना भी कुछ बदल जाए लेकिन उस मंजर को नहीं भुलाया जा सकता। वो त्रासदी का दौर, 10 साल बदला हाल। भव्य दिव्य केदारपुरी 2013 में आई केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म हैं। 16 और 17 जून 2013 को आई आपदा के बाद केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर बेहद खौफनाक था। तब शांत केदार घाटी में एकदम से मचे कोलाहल ने सबको चौंका दिया था। किसी ने सोचा नहीं था कि मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचा देगी। केदारनाथ आपदा में 4700 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव और विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। इसी का नतीजा है कि अब तीर्थयात्री पहले के मुकाबले कई गुना अधिक उत्साह से बाबा के दर्शनों और केदारपुरी के दिव्य और भव्य स्वरूप को निहारने आ रहे हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूरे होने के बाद दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य जारी है। धाम में लगभग 125 करोड़ की लागत से दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। कई पुनर्निर्माण कार्य इस साल अक्टूबर तक पूरे हो जाएंगे। देखिए, जब आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर ATM और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। रेन शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में अब आ गए हैं और इस साल सारे पूर्ण हो जाएंगे हमारे। और ये सभी प्रोजेक्ट जो 21 प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी लागत करीबन 200 करोड़ के आसपास की है। और उम्मीद ये है कि हम लोग यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, हमारी जो इंजीनियर्स की टीम है, आप देख रहे हैं 12,000 फीट पर काफ़ी विकट परिस्थितियाँ भी रहती हैं, मौसम भी खराब रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफ़ी लगन से यहाँ पर जो हमारा मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार भी यात्रियों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है यात्रा में कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। पहले यात्रा जो बहुत ही सीमित संख्या में चलती थी, आप देखेंगे कि यात्रा अभी 50 दिन हमारे हुए हैं करीबन इस 2023 की यात्रा में और 10 लाख यात्री ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं। मंदिर के पीछे 390 मीटर सुरक्षा दीवार, मंदाकिनी और सरस्वती नदी के घाट और चबूतरे, तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, केदारनाथ मंदिर परिसर में चौड़ीकरण, मंदिर के सामने 200 मीटर लंबा रास्ता, 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण, गरुण चट्टी को केदारनाथ से जोड़ा गया, 700 श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल, गरुण चट्टी से भीमबली तक पैदल मार्ग। तबाही को 10 साल भले ही पूरे हो चुके हैं, लेकिन त्रासदी के जख्म अभी हरे हैं।
हालांकि केदारनाथ धाम के जीर्णोद्धार और पुनर्वास के बाद यहाँ की खूबसूरती एक बार फिर अपने चरम पर है। मंदाकिनी और सरस्वती नदियाँ फिर से अपने घाटों पर कल कल करके बह रही हैं। हालांकि त्रासदी से बड़ी लोगों की आस्था है, जिसने इस धाम को दोबारा भव्यता प्रदान करने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की पुस्तक खंड खंड से अखंड उत्तराखंड का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ की भीषण त्रासदी एक दशक इसको पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप ने इस पुस्तक के माध्यम से 2013 के केदारनाथ त्रासदी की जानकारी के साथ ही केदारनाथ में 10 सालों तक हुए बदलाव और साथ ही कई अन्य चीजों को इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। यह पुस्तक सिक्स सिग्मा के समर्पण भाव, मेहनत, सेवा, सत्य और सच्चे साहस को दर्शाती है। वहीं पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने कहा कि यह पुस्तक सत्य घटनाओं पर बेस्ड है। पुस्तक में 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के समय वहां की स्थिति, उसके बाद हुए पुनर्निर्माण के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उत्तराखंड में बीजेपी के कुनबे को मजबूती मिली है। दरअसल कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेसियों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने कई शिक्षाविद, अधिवक्ता, पूर्व शिक्षक, उद्योगपतियों को बीजेपी में शामिल करवा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी कुछ और लोग भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए लोग, ये हमने अपना सदस्यता का चौथा आयाम आज से प्रारंभ किया है और उस दिशा में आज श्री मनोहरलाल शर्मा जी, जिनका शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे बताते खुशी है कि अजीत डोभाल जी, जिनके विद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण करके गए, ममतेश कुमार शर्मा एडवोकेट हैं, वो हमसे जुड़े हैं, अपने रजनीश कुमार शर्मा जी भी एडवोकेट हैं, वो भी जुड़े हैं। हमारे हांडा टाइल्स इंडस्ट्री स्टेट रामनगर रुड़की के जो मूल उनके निदेशक हैं पवन हांडा जी हमसे जुड़े हैं। इसी पर ग्रेनवे पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की श्रेणी में उनके अशोक चौहान जी, ऐसे अनेकों नाम है। और सबसे बड़े हमारे साथ ऋषिपाल बालियान जी, ये प्रदेश के महामंत्री कांग्रेस कमेटी थे, पूर्व प्रत्याशी भी थे मंगलोर से, हमसे जुड़े, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल के भी थे, पूर्व हमारे साथ भी था, घर वापसी उनकी मतलब हुई है। तो उनके साथ ही बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हमसे जुड़े, प्रधान गदर जुड़ा, सहकारी समिति के मंगलोर के कमेटी के डायरेक्टर सम्राट देसवाल जी, उप चेयरमैन, तो मैं कितने लगभग 12 ग्राम सभाओं के प्रधान, सूची हम आप तक पहुंचा देंगे। ऐसे सब लोगों ने पार्टी की। और उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद से दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया है। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा ना होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पुरोला की घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल था। पूरी सरकारी मशीनरी मामले को लेकर सतर्क हो गई थी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से बातचीत कर रहा था, लेकिन वे महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन गुरुवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। जो आयोजक मंडल के लोग थे, वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और डीजीपी साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरोला की घटना हुई है
उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। इस चीज़ का उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमने एक प्रत्यावेदन उनको दिया जिसमें हमने कहा कि पहाड़ों के जो छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं, जो शहर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर अखिलेश समाज के लोग रहते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी संगठन उनके साथ किसी तरह का कोई इस तरह से उनके साथ पेश ना आए, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पर अभिनय कुमार साहब को, हमारे एसएसपी साहब को, तमाम लोगों को ये हिदायत की कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा शांति व्यवस्था को खराब न किया। उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की, हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही, मेहनतें की, इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की है। 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः, मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे, 2 बजे तक हमने वार्ता की। एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे डीजीपी साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी। शाम को 7 से 7 बजे सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और जो भी उनके गिरबांसेस थे, जो भी शिकायतें थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डीजीपी साहब के सामने, मेरे सामने और सीएम साहब के सामने उन्होंने रखी बात को और सभी अधिकारियों ने, सभी सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से इनकी बात को सुना और उचित जो भी इनकी बातें उन्होंने कही उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने उसको कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। केदारनाथ यात्रा के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन नए पंजीकरण पर फिलहाल 20 जून तक ये रोक बढ़ा दी है और केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। चारधाम यात्रा में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9.30 लाख यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सरकार ने पहले 16 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20 जून तक ये रोक लगी रहेगी। और वे 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर आज देहरादून में अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों, आरपीएफ, सीआरपीएफ और साथ ही आईबी के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार प्रत्येक कांवड़ यात्री को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा और इस बैठक में आपसी कोऑर्डिनेशन करते हुए कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर कब से डायवर्जन लागू किया जाना है, इसको लेकर भी अहम चर्चा की गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा को संपन्न किए जाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। लोगों को बता देंगे, इतना जरूर है, हमने पिछली वर्ष भी अपील की थी कि 4 जुलाई से 17 जुलाई तक जो चारधाम का यात्री है उसको हम अनुरोध करेंगे कि वो हरिद्वार और ऋषिकेश रूट को अवॉइड करें। वो या तो हरिद्वार के बाएं से जाए, यानी कि सहारनपुर होकर देहरादून होके, और या हरिद्वार के दाहिने से जाए बिजनौर होकर के और कोटद्वार होकर के। और वे रुद्रपुर विकास भवन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है। वहीं समीक्षा बैठक में ना पहुंचने वाले 5 अधिकारियों से
उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन अधिकारियों को 10 दिन के भीतर बैठक से अनुपस्थित रहने का कारण भी बताना होगा। और इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड में चल रही लव जिहाद और पुरोला की घटनाओं पर कहा है कि उत्तराखंड को किसी के हाथों में खेलने नहीं दिया जाएगा। समाज का कोई व्यक्ति अगर कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कानून बनाया है और सरकार पूरी तरीके से इसमें एक्टिव है और सरकार के जो अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी एक्टिविटी अपनी अधिकारों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार कानूनी कार्रवाई सख्त लहजे में सरकार कर रही है और कोई भी व्यक्ति अगर कानून का अपने हाथ में लेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कानून की आड़ में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो खाली गलत प्रचार सरकार के खिलाफ हो रहा हो, उसको रोका जाएगा। कोई ऐसा किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी कि अपराध करने वाला कोई व्यक्ति है और अपराध की सज़ा दूसरे को नहीं मिलेगी। ये हमने सरकार से ही बात की है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और सरकार काम कर रही है। कानून अपना काम कर रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने लगी, क्या कोई साजिश लगती है? क्या लगता है देखिए, घटना ऐसा माहौल पैदा हो गया है? ये घटना कह करके नहीं होती और ये घटना कोई इसका दीन नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, कोई व्यक्ति इसका धर्म नहीं होता। जो अपराध करने वाला व्यक्ति होता है वो अगर अपराध करता है उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उत्तराखंड को किसी के भी हाथों में खेलना नहीं दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त से सरकार देख रही है और इसका पालन सख्ती से होगा। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में लालकुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र को भी अतिक्रमण की सूची में डाल दिया गया है, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्षचंद्र दुर्गापाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लाखों की आबादी वाले बिंदु खत्ता क्षेत्र को अतिक्रमण की लिस्ट से बाहर कर राजस्व गांव की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो इस मामले में स्वयं जिलाधिकारी से मिले और बिंदु खत्ता को अतिक्रमण क्षेत्र से बाहर करने के साथ ही राजस्व की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की है। वहीं पूरे मामले में एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में बिंदु खत्ता को अतिक्रमण क्षेत्र बताकर एक पोस्ट वायरल की गई थी, जिसकी जांच खुद एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा की जा रही है। बिंदु खत्ता के बारे में एक अखबार में छपा था कि अतिक्रमण है और एक नोटिस जारी हुआ जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से कि अतिक्रमण की सूची में है। इस बात को लेकर के बिंदु खत्ता के लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है, क्योंकि वो 60,000 की आबादी बिंदु खत्ता की है। यहाँ सभी सुविधाएं बिजली, पानी, सड़क आदि की मिल चुकी हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की। और राजस्व गाँव की बात निश्चित रूप वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।